हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आज है 29 अप्रैल 2020 और 29 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैंने टोटल 15 न्यूज रखी है। 15 न्यूज को हम डिटेल में जानेंगे, उनके स्टैटिक्स फैक्ट को भी उनके साथ में जानते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यह सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, आपके लिए दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो चलते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI released a report stating that India has become the third country to spend largely on the military after the US and China। तो SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कहा है कि भारत, अमेरिका और चीन के बाद बड़े पैमाने पर सैन्य खर्च करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो सिंपल भाषा में बात करते हैं, जो SIPRI एक जो इंस्टीट्यूट है, ये एक स्वीडन का इंस्टीट्यूट है। तो इसने ये रिपोर्ट निकाली है कि मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कौन करता है? यूएस। सबसे ज्यादा यूएस करता है, फिर उसके बाद चाइना करता है और तीसरे नंबर पर इंडिया ही से सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अपनी मिलिट्री के ऊपर। हमारे लिए सिर्फ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीन कंट्रीज है ये सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, यूएस, चाइना, फिर इंडिया। अच्छा, ये तो पैसे खर्च करने की बात हो गई। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आर्मी मैन किसके पास है। तो सबसे ज्यादा आर्मी मैन है चाइना के पास, फिर इंडिया के पास, फिर यूएस के पास सबसे ज्यादा आर्मी मैन है, आर्मी पर्सोनेल। अच्छा, बात पर्सोनेल की हो गई, सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सन इसके पास है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री किस देश की है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है अमेरिका की, फिर उसके बाद आता है रसिया की मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर चाइना की, फिर आता है इंडिया। तो चौथे नंबर पर चौथी सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में हमारी देश की, इंडिया की, और सबसे पावरफुल अमेरिका की है। तो ये तीनों लिस्ट हमें पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, बात मिलिट्री की हो रही है तो हम एक बार एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं कि यूएस के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, चाइना के साथ कौन सी होती है। तो यूएस के साथ हमारी 4 एक्सरसाइज होती है। एक तो होती है युद्ध अभ्यास, एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है कॉप इंडिया और एक होती है टाइगर त्रिम्प। जो टाइगर त्रिम्प है ये अभी लेटेस्ट हुई थी। कहां पे हुई थी? विशाखापट्टनम और काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में हाल ही में ये लेटेस्ट हुई थी। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है ये टाइगर त्रिम्प, जो कि यूएस के साथ होती है। अच्छा, चाइना के साथ कौन सी होती है? चाइना के साथ होती है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड किसके साथ होती है? चाइना के साथ होती है। ये भी इंपॉर्टेंट बनती है, ये भी हाल ही में हुई थी। कहां पे हुई थी? ये मेघालय के उमरोई में हुई थी, मेघालय के उमरोई में। इनकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए, लोकेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये मेघालय के उमरोई में हुई थी। तो इतनी चीजें हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनती है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? द मैसिव एस्ट्रॉइड 1998 OR2 will pass through the rear of the earth on April 29th. There is no threat to earth। तो नासा ने कहा है देयर इज नो थ्रेट टू अर्थ। बड़े पैमाने पर क्षुद्र ग्रह 1998 OR2 29 अप्रैल को पृथ्वी के पिछले हिस्से से गुजरेगा, पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं है। हमें तो इसका नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका नाम। तो एक तो नाम पता होना चाहिए 1998 OR2। तो आप सभी को इस बारे में पता है, आप सभी इस न्यूज को पहले से काफी टाइम से जानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी के पास से गुजरेगा, क्या पृथ्वी से टकराएगा, नहीं टकराएगा। काफी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, 29 अप्रैल का वेट हो रहा है। तो इसका क्लियर कट नासा ने अपना जवाब दे दिया। नासा ने कहा है कि पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, यह पृथ्वी से 62 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा गाइस, 62 लाख किलोमीटर से। तो काफी डिस्टेंस हो गई। अपने अगर अपने इस पृथ्वी की और चांद की दूरी की बात करें तो वह 3,85,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर, और यह है 62 लाख किलोमीटर दूरी से ये एस्ट्रॉइड गुजरेगा। और ये 40 से 35,000 किलोमीटर की स्पीड से गुजरेगा। कितनी? 40 से 35,000 किलोमीटर की स्पीड से गुजरेगा प्रति घंटा। तो ये कुल मिला के अपने पृथ्वी के लिए सेफ है हमारी अर्थ, हमारे अर्थ को कोई इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये काफी दूर से गुजरेगा। ये किसने कहा है? नासा ने कहा है। नासा ये फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं लगभग रोज ये बात बता रहा हूं, रोज इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं। 1958 1958 की स्थापना हुई थी। जिम ब्रिडस्टिन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है और वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो भी मैं आपको बताता हूं कि इसका मोटो क्या है।
फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसके मोटो है। तो कभी पूछ सकता है, पूछा जाता भी कई बार एग्जाम में इसके मोटो के बारे में, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है एस्टेरॉयड का? 1998 OR2। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 28 अप्रैल एवरी ईयर। तो विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क क्यों मनाया जाता है? तो जो लोग अपने मतलब वर्क फोर्स वर्क प्लेस पर काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में हुए या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में हुए, तो उन कामों में उनके सेफ्टी, उनके सुरक्षा को लेकर के उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि अपने काम करो तब हेलमेट्स पहनो, कोई अगर लैब में काम करे तो ग्लव्स वगैरह, चेहरे पे मास्क वगैरह, तो ऐसी वर्क प्लेस पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए काम करो। तो इस चीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे हर साल 28 अप्रैल को मनाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हर साल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य दिवस को मनाता है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, बात डेज की हो रही है। अब 11 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक जितने इंपॉर्टेंट डेज आए एक बार उनका क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि 10 दिन के डेज ही हम रिवाइज करते हैं। रोज कंप्लीट डे रिवाइज करेंगे तो हमारे माइंड से आउट ऑफ चला जाएगा। तो हम 10-10 करके डेली बेसिस पे हर 2 दिन से 2 दिन तक ऐसे कंटिन्यू रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे। तो आज फिर से 11 से लेकर 20 तक के हमने रखे हैं। तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? 12 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और 14 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड चगास डिजीज डे, विश्व चगास रोग दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को। अच्छा, 15 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? 15 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस। कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? इंडियन रेलवे डे, भारतीय रेलवे दिवस। कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को। गाइस, ये डेज में बताते जा रहा हूं, आप रोज पढ़ रहे हैं, आपके याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका अगर आपको नॉलेज टेस्ट करना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप इनको सीक्वेंस से लिखिए, 11 तारीख से लेके और 19 तारीख तक के एक बार आप कंप्लीट बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। जहां भी आप अटकते हैं फिर वापस जाइए, देखिए, फिर वापस आप उसे लिखिए। अगर आप ऐसे अगर 2 बार लिख देंगे, आज और कल लिख देंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको ये याद हो जाएंगे। आप लिख के कोशिश तो करो, आप कोशिश भी नहीं करते, आप कमेंट बॉक्स में कोशिश भी नहीं करते, आपको याद कैसे होंगे? एक बार जब तक नहीं लिखोगे ये याद होने वाली नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैं बताते जा रहा हूं, आप देखते जा रहे हो, आप सुनते जा रहे हो, लेकिन जब तक नीचे आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको याद नहीं होने वाला। कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मत लिखो, आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में कहीं और लिखो, लेकिन आप इसे लिखो। 11 से लेकर 19 तक के मैं अभी बता देता हूं, उसके बाद आप नोटबुक में लिखो इनको ऐसे कैसे सीक्वेंस में। अच्छा, 17 अप्रैल को कौन से मनाते हैं? 17 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, विश्व हेमोफीलिया दिवस। कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। इसकी क्या थीम थी? गेट प्लस इन्वॉल्व। ये इस साल की थीम थी, गेट प्लस इन्वॉल्व, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की। 18 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। 19 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? वर्ल्ड लिवर डे, विश्व लिवर दिवस। कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। तो ये मैंने आपको बता दिए, अब आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? एनटीपीसी हैज लॉन्च्ड 10 हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक कार्स इन ले एंड 10 हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक बसेज इन न्यू दिल्ली। तो एनटीपीसी ने लेह में 10 हाइड्रोजन ईंधन इलेक्ट्रिक कारें और नई दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया है। सीधी सी बात करते हैं हम कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लद्दाख के लेह में तो कार लॉन्च की है 10। कितनी? 10। और न्यू दिल्ली में 10 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की है। यह पेट्रोल डीजल से नहीं चलेगी, ये किससे चलेगी? इलेक्ट्रिक, यानी बिजली से चलेगी, चार्ज किया जाएगा फिर ये चलेगी। ये है इलेक्ट्रिक बसें। तो ये किसने लॉन्च किया? एनटीपीसी ने लॉन्च किया। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लेह में तो 10 कारें लॉन्च किए और न्यू दिल्ली में 10 बसें लॉन्च किए एनटीपीसी ने। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। इनका नाम पता होना चाहिए, गुरदीप सिंह इनका नाम है।
कौन है, एनटीपीसी के चेयरमैन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ही। लेह की बात करें तो लेह लद्दाख की एक सिटी है, लद्दाख का वहाँ का शहर है। और लद्दाख के हम अभी चीफ मिनिस्टर कौन है लद्दाख के, नए बने, पहली बार बने हैं राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है UIDAI हैज परमिटेड द कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC that operates as banking corresponds to provide आधार अपडेशन फैसिलिटी। तो UIDAI ने आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC को बैंकिंग संवाददाता यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस BCs के रूप में काम करने की अनुमति दी है। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि कॉमन सर्विसेज सेंटर जो कि लगभग देश में 20,000 से ऊपर है कॉमन सर्विसेज सेंटर, तो उनको ये कहा है कि आपकी जो BC होती है ना, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, क्या होती है BC, यानी कैश के छोटे मोटे लेन देन, अकाउंट वगैरह खुलाने के छोटे मोटे लेन देन बैंक में ना करके आपको उस BC में करवाने होते हैं, तो वो होती है BC। तो अब आधार कार्ड में नाम, एड्रेस या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ ये चेंज करवाने के लिए अब कॉमन सर्विसेज सेंटर उन BCs को परमिशन दे दी गई है UIDAI के द्वारा कि अब ये भी इन एड्रेस इनको चेंज कर सकते हैं। पहले ये नहीं कर सकते थे, पहले इनके फिक्स एजेंट होते थे UIDAI के, वही इसे कर सकते थे। तो अब इन्होंने कहा है कि अब कॉमन सर्विसेज सेंटर के BCs भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज। तो हमें पता होना चाहिए कि UIDAI ने कॉमन सर्विसेज सेंटर के BCs को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान की, यानी अब वो बदल सकते हैं। इतना हमें इस न्यूज में पता होना चाहिए। अच्छा, UIDAI की बात करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो आधार कार्ड में टोटल 12 डिजिट होते हैं। कितने, 12। तो ये पता होना चाहिए आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। अच्छा, UIDAI की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन कौन है, जय सत्यनारायण, इनका नाम पता होना चाहिए हमें। UIDAI के चेयरमैन कौन है, जय सत्यनारायण, एक IAS ऑफिसर है जय सत्यनारायण, और वही UIDAI के चेयरमैन है, इतना हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नोकिया एंड भारती एयरटेल हैज साइंड ए डील ऑफ $1 बिलियन इन ऑर्डर टू एनहेंस द नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल की नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया और भारती एयरटेल ने $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। तो अभी क्या है, एयरटेल की नेटवर्क सर्विस में कमियां हैं, जैसे 4G की सर्विस है लेकिन 4G की सर्विस मिल नहीं पा रही है। तो इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए, इन जो छोटी मोटी कम खामियों को दूर करने के लिए भारती एयरटेल और नोकिया ने ये डील किए $1 बिलियन की। भारती एयरटेल का टारगेट है कि जब 5G लाई जाए तब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अभी 4G में इतनी प्रॉब्लम्स है तो 5G कैसे लाई जाएगी। तो एयरटेल नहीं चाहती कि 5G है तब ये समस्या कंटिन्यू रहे, तो ये इस समस्या को खत्म करना चाहती है। नेटवर्क इश्यू या फिर कोई भी इश्यू हो सकता है इस 4G से संबंधित, तो इन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए $1 बिलियन का सौदा हस्ताक्षर किया है नोकिया के साथ भारती एयरटेल ने। क्योंकि अब आने वाले टाइम में 5G लॉन्च करने वाले हैं, तो 5G से पहले तो सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए ना। तो इन चीजों के लिए भारती एयरटेल $1 बिलियन का सौदा किया है नोकिया के साथ। अच्छा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, हमारे लिए सिंपल इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि नोकिया और भारती एयरटेल ने $1 बिलियन का सौदा किया है, किस लिए, नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले क्या 2 ही दिन हुए हैं, रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.99% स्टेक खरीदा है, 9.99% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो में। किसने, फेसबुक ने, यह भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, नोकिया की स्थापना कब हुई थी, तो नोकिया की स्थापना हुई थी 1865, सबसे पुरानी मोबाइल कंपनी है ये, एक तरह से समझ सकते हो। 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और CEO कौन है, गोपाल मित्तल, इनका नाम पता होना चाहिए, गोपाल मित्तल अभी प्रेजेंट में CEO है भारती एयरटेल के। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन लेटेस्ट रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज स्लैश्ड इंडियाज फिस्कल ईयर 2021 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ टू 1.9%। तो पहले इसकी प्रिडिक्शन थी 2.5,
लेकिन अब इसने कितनी कर दी है, 1.9% इसने कर दी है। तो नवीनतम रिपोर्ट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत के वित्तीय वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 1.9% तक घटा दिया है। हमें क्या याद रखना है, हमें सिंपल इतना याद रखना है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी कितनी लगाई है, तो 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि हमें इसको याद नहीं करना, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 1.9% की है। और अभी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा कि जितनी भी अभी तक 2020-21 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जिस भी इंस्टीट्यूशन ने जो लगाई है उसकी पूरी लिस्ट है। आप उसको सिर्फ पढ़िए, उसको रटिए मत, क्योंकि क्या होती है कि ये एजेंसियां हर 10-15 दिन होते नहीं है कि वो बढ़ा देती है, कम कर देती है, बढ़ा देती है, कम कर देती है। तो हमें क्या है कि बिल्कुल अपडेट रहने के लिए क्या है कि हमें बस जानना है, और जब भी चेंज होगी तब मैं आपको कंप्लीट सभी की बताऊंगा। और लेकिन जब कोई एग्जाम पास में आएगा या फिर कोई जीडीपी ग्रोथ वगैरह अपडेटिंग नहीं हो रही है, तो मैं आपको उसका एक हमेशा बताता हूँ वैसे बताऊंगा आपको, तो फिर वो आपको एक स्क्रीनशॉट रख लेना है उसका, और फिर वो आप जब भी एग्जाम देने चाहो तो उसको एक बार जरूर देख के जाना, उसको याद करके जरूर जाना, क्योंकि इंडिया रेटिंग से रिलेटेड मतलब इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है एक। तो अब इंडिया रेटिंग ने कितनी कर दी है, 1.9%। अब बात करते हैं कि और किस किस एजेंसी ने भारत की क्या क्या रेटिंग लगाई है। तो ये है टोटल एजेंसी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे, आपको पता रहे कि हाँ ये है। तो फिच रेटिंग ने लगाई है 0.8%, और एसबीआई ने 1.1%, फिच सॉल्यूशन ने 1.8%, और एसएनपी ने भी 1.8% लगाई है। आईएमएफ ने लगाई है 1.9%, और इंडिया रेटिंग ने लगाई है 1.9%। इन दोनों ने भी सेम लगाई है। और मूडीज ने कितने लगाई है, 2.5, और क्रिसिल ने 3.5, इंडिया रेटिंग ने 3.6%। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है, उसने कितने लगाई है, 4%, और यूनाइटेड नेशन ने 4.8%, और वर्ल्ड बैंक ने लगाई है 1.5 से 2.8% तक रहने का अनुमान। तो ये रेटिंग्स आपको सिंपल अभी समझना है, और जब इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो आप, और तो जब भी कोई एग्जाम वगैरह आए और अगर कोई अपडेट नहीं होती तो आप इसी को याद करके जाइए। ये है इंपॉर्टेंट जीडीपी 2020-2021 की रेटिंग्स जो को अनुमान लगाई गई है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियन मिडल डिस्टेंस रनर जुम्मा खातून वाज बैंड फॉर 4 ईयर फॉर यूजिंग बैंड सब्सटेंस, यानी एस्टोड इन्होंने यूज किया था बाय द एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट। तो एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा इन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। तो एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों एस्ट्रॉइड्स का उपयोग करने के लिए भारतीय मध्यम दूरी के धावक जुमा खातून पर 4 साल का प्रतिबंधित लगा दिया है। तो अब ये 4 साल तक कोई गेम नहीं खेल सकती जुम्मा खातून। इन पर बैन लगाया किसने, एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने इस पर बैन लगा दिया है जुम्मा खातून पर। इतना हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले थाईलैंड और मलेशिया के वेट लिफ्टर्स पर भी वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन पर बैन लगा दिया था कि अब वो जो टोक्यो में ओलंपिक होंगे 2021 में, 2020 वाले 2021 में होंगे, कैंसिल होकर अब 2021 में हो रहे हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं ले सकते थाईलैंड और मलेशिया के वेट लिफ्टर्स। तो उनका भी बारे में हमें पता होना चाहिए। और अभी कल ही हमने पढ़ा था कि उमर अकमल जो कि पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 3 साल का बैन लगा दिया। वो क्रिकेटर है, तो इनके फील्ड का हमें पता होना चाहिए और उनका नाम पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जाम में ऐसे बनेंगे कि जुम्मा खातून जिन पर हाल ही में बैन लगाया गया है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी किस फील्ड से हैं, तो वह है मिडिल डिस्टेंस रनर है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमर अकमल के बारे में, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, जिन पे बैन लग रहा है उनके फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे लिए इस न्यूज में सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि जुम्मा खातून पर 4 साल का बैन लगा दिया। किसने लगाया, एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने इस पर बैन लगाया। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, ए लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर रुद्र हैज बीन डेवलप्ड बाय टीम ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग छात्रों की टीम द्वारा एक कम लागत वाली मैकेनिकल वेंटिलेटर रुद्र विकसित किया गया। तो अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन रेलवे ने भी एक जीवन नाम का सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था, रुड़की ने प्राणवायु नाम का सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था, और अब आईआईटी बॉम्बे ने रुद्र नाम का सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया। इसकी कॉस्ट लगभग 10,000 रुपए के आसपास है। कितने, मात्र 10,000 रुपए के आसपास। और वैसे जब कोरोना वायरस नहीं था उससे पहले वेंटिलेटर की कॉस्ट क्या थी, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए, और अब मात्र 10,000 रुपए में तैयार हो रहे हैं। ये वेंटिलेटर
कौन तैयार कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे तैयार कर रही है, इंडियन रेलवे तैयार कर रहे हैं, और भी डीआरडीओ वगैरह लगे हुए हैं इनको तैयार करने में। तो अभी फिलहाल हमें क्या याद रखना है? हमें याद ये रखना है कि आईआईटी बॉम्बे ने रुद्र नाम का सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है, और उससे पहले इंडियन रेलवे ने जीवन नाम का वेंटिलेटर तैयार किया था, और उससे पहले आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु नामक का सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था। ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले आईआईटी बॉम्बे ने एक आयुषेंक नामक का स्टेथोस्कोप भी तैयार किया था, डिजिटल स्टेथोस्कोप। ये भी हमें पता होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे ने एक तो डिजिटल स्टेथोस्कोप तैयार किया है और एक ही रुद्र नाम का सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। तो ये बता रहा हूं ना, जैसे एग्जाम जैसे वेंटिलेटर ये खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस का प्रकोप, उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारे जिस भी आईआईटी ने क्या क्या डेवलप किया था, किस किस स्टेट की क्या क्या स्कीम है, किस किस ने कौन से ऐप लॉन्च किए, किसने पोर्टल जारी किए हैं, किसने क्या इनिशिएटिव, किसने क्या स्कीम, ये सारी चीजों का एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा। तो आप हमारे से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये समझ लो बिल्कुल बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए, आपको बिल्कुल सही कंटेंट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये समझ लीजिए। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। अच्छा, ये तो पहला सरकारी अस्पताल बना है जो प्लाज्मा थेरेपी के ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च कर रहा है। कौन? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कहां पे? लखनऊ में। लेकिन सबसे पहला स्टेट कौन सा था? वो था केरल। कई बार बता चुका हूं मैं आपको कि केरल सबसे पहला स्टेट था जिसने प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया। और आयुर्वेद को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा। यह भी हमें पता होना चाहिए। तो प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं हम। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या चीज होती है? तो जब कोई कोविड-19 का पेशेंट जब वो ठीक हो जाता है, तो फिर ठीक होने के बाद यानी वो ठीक हो गया तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज निकाले जाते हैं। जब वो ठीक हो गया तो इसका मतलब उसमें कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज है उसके बॉडी में, तभी तो वो ठीक हुआ। तो उसके एंटीबॉडीज को निकाला जाएगा, उसका ब्लड लिया जाएगा, उस ब्लड में से एंटीबॉडीज निकाली जाएगी, और जो पेशेंट सीरियस है, उसको ज्यादा गंभीर है, उसके अंदर वो ब्लड डाला जाएगा, यानी उसके अंदर वो प्लाज्मा डाला जाएगा जो उस ब्लड से निकाले गए थे। जो बिल्कुल सही पेशेंट हो गया था उसके ब्लड से निकाला गया प्लाज्मा उस सीरियस पेशेंट के ब्लड में डाला जाएगा। फिर उसके अंदर यानी उसके अंदर एंटीबॉडी से ली गई प्लाज्मा जाने का मतलब फिर वो जल्दी रिकवर होगा। ये है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये सक्सेसफुली हो गई है। तो सबसे पहले केरला में लॉन्च की गई थी, वहां पे सक्सेसफुल, दिल्ली में उसका चल रहा है यूज, तो वहां पे भी सक्सेसफुल है। और अब ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी तो इसे कंप्लीटली इसी का यूज करेगी, अब प्लाज्मा थेरेपी से ही पेशेंट्स का इलाज करेगी। तो प्लाज्मा थेरेपी आई होप आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या याद रखना? हमें सिंपली इसमें इतना पता होना चाहिए कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसने प्लाज्मा थेरेपी के ट्रीटमेंट को अपनाया है, और पहला राज्य कौन सा था? केरल। इतना हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, आईआईटी दिल्ली रिसर्चर्स हैज डेवलप्ड ए वेब बेस्ड डैशबोर्ड नेम्ड प्रकृति फॉर प्रिडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए प्रकृति नामक एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है। तो अभी क्या है कि अगर कोरोना वायरस से संबंधित अगर आपको कुछ भी जानना है, जैसे कुछ भी जानने का मतलब कि अभी 15 दिन बाद में कितने केसेस होने वाले हैं, 20 दिन बाद में कितने केसेस होने वाले हैं, तो इन चीजों को अनुमान लगाने के लिए प्रकृति प्रिडिक्शन एक डैशबोर्ड तैयार किया आईआईटी दिल्ली ने। तो ये कैसे काम करेगा? ये पिछले डेटा के अनुसार काम करेगा कि पिछली ग्रोथ क्या चल रही है, ग्राफ कैसे चल रहा है, तो वैसे ये ग्राफ के अनुसार बताएगा कि जो अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार बताएगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन है कि अभी 5,000 केस हो गए, 15 दिन में इतने हो गए, तो अगले 15 दिन में 5,000 और हो जाएंगे, या फिर जो ग्रोथ चल रही है उस ग्रोथ के हिसाब से 10,000 हो जाएंगे। तो ऐसे अनुमान लगाने के लिए प्रकृति डैशबोर्ड लॉन्च किया आईआईटी दिल्ली ने। हमें सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि प्रकृति डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? हमारा आंसर होना चाहिए आईआईटी दिल्ली ने इसे तैयार किया है। इतना हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, IIITMK हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल सेमेंटिक सर्च इंजन कॉल्ड विलोकना which in संस्कृत मीन्स फाइंडिंग आउट। तो IIITMK ने विलोकना नामक एक एआई शब्दार्थ खोज इंजन को विकसित किया है जिसका संस्कृत में मतलब है पता लगाना। तो IIITMK इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने क्या डेवलप किया?
एक ऐसा सर्च इंजन डेवलप किया, जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसा ही एक सर्च इंजन डेवलप किया, जिसे क्या नाम है, विलोकना। इसमें क्या होगा, जो भी कोरोना वायरस से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप इस विलोकना सर्च इंजन पे जाइए, आप जो सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे गूगल पे हम जो भी सर्च करते हैं वो मिल जाता है, वैसा ही विलोकना एक अलग है, जो आप कोरोना वायरस से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं वो वहां पे मिल जाएगा, वहां पे सिर्फ कोरोना वायरस से संबंधित मिलेगा। अभी सर्च इंजन की बात करते हैं तो अभी हर स्टेट ने कुछ ना कुछ लॉन्च किया है उनके सिटीजन्स के लिए कि आप भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो केरल ने लॉन्च किया था GOK.direct ऐप, गवर्नमेंट ऑफ केरला, GOK.direct, ये किसने लॉन्च किया था, केरल सरकार ने इसे लॉन्च किया था। और केरल के IIIMT ने अभी ये लॉन्च कर दिया है, क्या, विलोकना नामक का। और उत्तराखंड ने दृष्टि नामक लॉन्च किया था, अभी 2 दिन पहले पढ़ा था हमने, दृष्टि नामक ऐप लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया था, कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा किसने लॉन्च की थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। कौन हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हर्षवर्धन है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, चांदनी चौक, नई दिल्ली। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी फेसबुक के साथ एक चैटबॉट लॉन्च किया था कि आप भी चैटबॉट में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं कोरोना वायरस से संबंधित, इतना हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, RBI अनाउंसेस 50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की। तो अभी क्या करा है RBI ने, अभी म्यूचुअल फंड से, कोरोना वायरस के कारण अभी जो इकोनॉमी डाउन चल रही है तो म्यूचुअल फंड में भी लोग अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो म्यूचुअल फंड ने क्या करा है कि अपनी जो पॉलिसीज थी उनको रिड्यूस कर दिया, यानी कुछ पॉलिसीज को कम कर दिया है, कुछ को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो अभी RBI ने क्या कहा कि आप इसे कम मत कीजिए, अपनी पॉलिसीज को कम मत कीजिए, कस्टमर बेनिफिट के लिए रहने दीजिए। अगर आपको तरलता, अपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दे रहे हैं, आप इन पॉलिसीज को कंटिन्यू रखिए, आप इन्हें बंद मत कीजिए। तो ये RBI ने म्यूचुअल फंड को दिए 50,000 करोड़ रुपए। तो हमें सिंपल इतना याद रखना है कि म्यूचुअल फंड को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रदान की है कोरोना वायरस के कारण। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, फेसबुक हैज लॉन्च्ड मैसेंजर रूम ग्रुप कॉल्स फॉर अप टू 50 पीपल विद नो लिमिट ऑफ टाइम। तो फेसबुक ने बिना टाइम लिमिट वाले 50 लोगों के लिए मैसेंजर रूम ग्रुप लॉन्च किया है। अभी क्या है कि लॉकडाउन के कारण सभी कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह क्या कि घर बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर बैठे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो अभी किससे पढ़ा रहे थे, जूम एप्लीकेशन से पढ़ा रहे थे। तो अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जूम एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है, जूम एप्लीकेशन चाइनीज ऐप है, तो उसका कंप्लीट जो इंडिया का डेटा है वो चाइना में स्टोर हो रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसी बीच फेसबुक ने अपना एक मैसेंजर रूम लॉन्च किया है इसी चीज को देखते हुए। तो इसमें क्या है कि एक साथ 50 लोग जुड़ सकते हैं और 50 लोग बिना किसी टाइम लिमिट के, जितने लंबे समय तक आप इससे जुड़ना चाहते हैं उसे लंबे समय तक जोड़ सकते हैं। तो ये लॉन्च किया है फेसबुक ने मैसेंजर रूम। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंपल इतना बनेगा कि फेसबुक ने मैसेंजर रूम लॉन्च किया था और इसमें 50 लोगों की लिमिट है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, तो अभी फेसबुक के बारे में बात करते हैं। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में। और अभी हाल ही में इसने जियो में 9.99% स्टेक लिया है, 9.99%। और अभी WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चैटबॉट भी लॉन्च किया था फेसबुक ने। इतना हमें इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च्ड हेल्प मी एप्लीकेशन फॉर रेंडरिंग असिस्टेंस टू सिटीजन्स इन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान संकट में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए हेल्प मी एप्लीकेशन लॉन्च की है। क्या चीज है, ये वही चीज है जो असम ने धनवंतरी लॉन्च की थी, ये वही चीज है जो छत्तीसगढ़ ने सी घाट नामक पोर्टल लॉन्च किया था, ये वही चीज है जो राजस्थान सरकार ने आयु एंड सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च की थी, ये वही चीज है जो हिमाचल प्रदेश ने ई संजीवनी OPD लॉन्च की थी। मेरा कहने का मतलब है जो घर बैठे लोग हैं उनको राशन, मेडिकल और जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं वो घर पे प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्प मी लॉन्च की है हरियाणा सरकार ने। तो जब हर सरकार लॉन्च कर रही है तो हरियाणा सरकार क्यों पीछे रहेगी,
तो इसने भी हेल्प मी नामक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। अगर आपको सिलेंडर की आवश्यकता है, आप इस ऐप से जाइए, सिलेंडर की डिमांड कीजिए, आपको सिलेंडर पहुंच जाएगा। आपको राशन की जरूरत है, आपको मेडिसिन की जरूरत है, जो भी आपको रिक्वायर है, हेल्प में जाइए, और हेल्प में आप अगर हरियाणा से हैं तो आप उससे ले सकते हैं। यह है हेल्प मी एप्लीकेशन। किसने लॉन्च की है? हरियाणा सरकार ने। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने भी लॉन्च की थी। जम्मू कश्मीर ने क्या लॉन्च की थी? सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव। किसने लॉन्च की थी? जम्मू एंड कश्मीर ने। अच्छा, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर है, राज्यपाल हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको यह पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन चाहिए तो इसके पास में बेल आइकन लगा हुआ है, उसे भी सब्सक्राइब, उसे भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।